हेलो दोस्तों। सो हमने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया था कि इनहेरिटेंस और जावा के अंदर ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग कैसे काम करता है, उसका मैकेनिक्स क्या है, जेवीएम कैसे ओवरराइडिंग या ओवरलोडिंग को या मेथड कॉलिंग को कैसे एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, आज इस सेशन में हम लोग जो है डिस्कस करेंगे कि कंस्ट्रक्टर, इनिट ब्लॉक और स्टैटिक इनिट ब्लॉक्स इनहेरिटेंस में कैसे बिहेव करते हैं, और अगर हम जो है चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो कंस्ट्रक्टर्स किस तरीके से कॉल होते हैं और इनिट ब्लॉक्स और स्टैटिक इनिट ब्लॉक कैसे कॉल होते हैं। और एट द एंड ऑफ सेशन हम लोग देखेंगे कि मैंने आपसे जो है लास्ट क्लास में बताया था कि ओवरराइडिंग के अंदर जो है रिटर्न टाइप सेम होना चाहिए, बट उसके अंदर एक एक्सेप्शन होता है, और वो एक्सेप्शन क्या है आज हम डिस्कस करेंगे। वो हम लोग बेसिकली जो है कोवेरिएंट रिटर्न टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे, जो जावा 1.5 के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द कंस्ट्रक्टर्स। अभी आपको जो है मेरी स्क्रीन के ऊपर जो है दो क्लासेस दिखाई दे रही होंगी। एक क्लास है फो, दूसरी क्लास है बार, और बार क्लास जो है वो एक्सटेंड कर रही है फू क्लास को। और एक और क्लास है हमारे पास इनहेरिटेंस, जिसके अंदर मेन मेथड लिखा हुआ है। ओके, अभी जो है हमने जो है अपनी पिछली क्लासेस के अंदर जो है ये डिस्कस किया था कि कंस्ट्रक्टर जावा के अंदर कैसे कॉल होते हैं और वो कैसे यूज होते हैं। ठीक है, तो मैं हल्का सा जो है रिवाइज कर देता हूँ कि जब भी जो है कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो जेवीएम आपकी क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है। अगर आपकी क्लास के अंदर आपने कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया है तो कंपाइलर आपकी क्लास के अंदर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर लिख देता है जब वो आपके सोर्स कोड को बाइट कोड के अंदर ट्रांसलेट कर रहा होता है। जेवीएम आपके लिए जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर लिखता है उसका कोई पैरामीटर नहीं होता है। ओके, और उस कंस्ट्रक्टर का एक्सेस मॉडिफायर वही होता है जो आपकी क्लास का होता है। सो ये चीजें हम लोगों ने डिटेल में जो है अपनी पिछली क्लासेस के अंदर देखा था। अभी हम लोग जो है कंस्ट्रक्टर्स को ही वापस से डिस्कस करने जा रहे हैं, बट हम देखेंगे कि इनहेरिटेंस अगर हमारे पास जो है एक क्लास किसी दूसरी क्लास को एक्सटेंड कर रही है और हम जो है चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो कंस्ट्रक्टर्स कैसे बिहेव करते हैं, कैसे कॉल करते हैं। सो हमारे प्रीवियस डिस्कशन से एटलीस्ट आपको ये तो क्लियर होगा 100% कि कंस्ट्रक्टर्स हमेशा 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 कॉल होते हैं। ठीक है, सो देखते हैं क्या होगा। सो आपको पता है कि कंस्ट्रक्टर्स का नेम हमेशा क्लास के नेम के इक्वल होता है, क्लास के नेम की तरह होता है। सो यहाँ पे देखिए, मैंने बार क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर बनाया है एक। इसके बाद जो है मैं फू क्लास का भी कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ। सो दोनों क्लासेस के अंदर ही मैंने एक कंस्ट्रक्टर बनाया है जो आपका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर की तरह है। ओके, ये पब्लिक की जरूरत नहीं है अभी, तो अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं।
ठीक है। सो ये बार क्लास का कंस्ट्रक्टर है जो आपकी चाइल्ड क्लास है, और देखिए ये कोई पैरामीटर नहीं ले रहा है, सो इट्स लाइक योर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, ये फू क्लास है, ये भी कोई पैरामीटर नहीं ले रहा है, सो ये आपका पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर है। अभी जो है आपको पता है कि अगर मैं इस फू क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा, आई मीन ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, तो क्या होगा, तो उस केस में जो है ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। बट आज का जो हमारा डिस्कशन है वो इसलिए है कि व्हाट विल हैपन अगर हम जो है चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। सो देखिए मैं एक चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे। ओके, और ये आपका एंड में। ओके, सो अभी मैं इसको रन करता हूँ, फिर देखते हैं क्या होगा। ओके, सो जैसा कि आप देख सकते हैं आउटपुट के अंदर जो है क्या आया है, सबसे पहले बार आया है, आई मीन सबसे पहले फू आया है, सबसे पहले फू प्रिंट हुआ, इसका मतलब सबसे पहले ये कोड एग्जीक्यूट हुआ है, इसके बाद जो है ये कोड एग्जीक्यूट हुआ, और इसके बाद जो है आपका एंड ऑफ मेन है। सो कहने का जो मतलब है वो ये है कि सबसे पहले आपका पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, और उसके बाद जो है चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है। ओके, एटलीस्ट आउटपुट तो यही बता रहा है, राइट। सो अब हम समझेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ है जावा के अंदर या इस प्रोग्राम के अंदर कि सबसे पहले पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ बिफोर, या पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हुआ बिफोर चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर के एग्जीक्यूट होने से पहले। सो हम इस चीज को अब जो है समझेंगे। ओके, अब मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि एक्चुअली जब आप ये बार क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो आपका जेवीएम सबसे पहले बार क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है। इट मीन्स सबसे पहले ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, सबसे पहले आपका जो है ये जो बार क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर है ये कॉल होगा। अब आप में से बहुत सारे लोगों को पता, आई एम श्योर कि पता होगा, बट अगर नहीं पता है तो एक चीज ध्यान में रख लीजिए। होता क्या है कि जब भी आपका कंपाइलर आपके सोर्स कोड को बाइट कोड में ट्रांसलेट करता है और डॉट क्लास फाइल बनाता है, तो वो कंपाइलर आपके कंस्ट्रक्टर के अंदर सबसे ऊपर यानी फर्स्ट स्टेटमेंट में, फर्स्ट लाइन के अंदर, पहली लाइन के अंदर एक स्टेटमेंट ऐड कर देता है। ठीक है, और वो स्टेटमेंट क्या है, सुपर। ओके, अगर आपने ऐड किया है तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर आपने ऐड नहीं किया है तो आपका कंपाइलर जब इस सोर्स कोड को ट्रांसलेट करेगा बाइट कोड में तो आपके लिए वो ये स्टेटमेंट ऐड कर देगा। ठीक है, अब इस स्टेटमेंट की वजह से क्या होता है, क्या होता है, आपका पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। ये जो सुपर है, सुपर बेसिकली रेफर करता है पेरेंट को, सुपर, सुपर बॉस, लाइक दैट। सो सुपर आपके पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है। सो बिकॉज ऑफ दिस स्टेटमेंट जो हमेशा यहां पे है, ये यहां पर है जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, ये मैंने यहां से डिलीट कर दी स्टेटमेंट, बट ये फिर भी यहां पर है। ठीक है, क्योंकि अब आप जावा सीख रहे हैं, आपने ये कॉन्सेप्ट को सीख लिया है, तो आपको हमेशा इस कंस्ट्रक्टर के अंदर फर्स्ट स्टेटमेंट सुपर दिखनी चाहिए। सो बिकॉज ऑफ दैट स्टेटमेंट सुपर, कॉल की वजह से सुपर, एंड देन ब्रैकेट्स, आपका पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, मींस ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। ओके, नाउ
आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि इसके अंदर भी तो सुपर होगा, क्योंकि कंस्ट्रक्टर इज कंस्ट्रक्टर। इस क्लास के अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि आपका कंपाइलर इसको अलग तरीके से कंपाइल करेगा और ट्रांसलेट करेगा बाइट कोड में और इसको जो अलग तरीके से करेगा। सो यू आर राइट। इस स्टेटमेंट, इस कंस्ट्रक्टर के अंदर भी जो पहली स्टेटमेंट है, जो आपका पहली लाइन है, वो क्या है? सुपर। ठीक है। सुपर कीवर्ड पेरेंट को रेफर करने के लिए यूज होता है जावा के अंदर, और जब आप इस तरीके से लिखते हैं सुपर, तो ये एक स्पेशल सिंटैक्स है जो पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए यूज होता है जावा के अंदर। ओके, सो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अभी हम इस प्रोग्राम को जो है एग्जीक्यूट करके देखेंगे स्टेप बाय स्टेप, जैसा कि अभी तक हम लोग कर रहे हैं, तो हमें और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, बट हम आगे बढ़े उससे पहले इस चीज को एकदम 100% जो है आप क्लियर कर लीजिए कि हर एक कंस्ट्रक्टर के अंदर, जावा की हर एक कंस्ट्रक्टर के अंदर पहली स्टेटमेंट क्या होती है? सुपर होती है। सुपर इस तरीके से अगर आपने लिखा है तो वेरी गुड, अगर आपने नहीं लिखा है तो आपके लिए कंपाइलर ये स्टेटमेंट ऐड करता है आपके कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करते समय। और याद रखिएगा, आपका जो कंपाइलर है आपके लिए हमेशा सिर्फ और सिर्फ यही कोड ऐड करता है। ठीक है, वो इतना इंटेलिजेंट नहीं है कि आपके लिए इसके अंदर वो कुछ आर्ग्यूमेंट पास कर दे। ओके, सो अगर आप जो है किसी आर्ग्यूमेंटेड पेरेंट क्लास के किसी आर्ग्यूमेंटेड कंस्ट्रक्टर को कॉल करना चाहते हैं जो कुछ पैरामीटर लेता है, सपोज इंटीजर टाइप का पैरामीटर ले रहा है या फ्लोट टाइप का पैरामीटर ले रहा है, उस कंस्ट्रक्टर को इन्वोक करना चाहते हैं पेरेंट क्लास के, तो आप इस सुपर के अंदर जो है आर्ग्यूमेंट्स इस तरीके से पास कर सकते हैं। जैसे आप मेथड कॉल करते समय आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं। सो अभी के लिए आप ऐसा समझ लीजिए। सो ये स्टेटमेंट आपको हमेशा हर एक कंस्ट्रक्टर के अंदर दिखनी चाहिए। पहली स्टेटमेंट के अंदर ये है तब भी है, ये नहीं है ये तब भी है। सो दैट इज द मेन कॉन्सेप्ट हियर। ओके, सो चलिए इस प्रोग्राम को जो है स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करते हैं। सो इसके अंदर मुझे थोड़ा सा एक और स्टेटमेंट ऐड करने दीजिए, मतलब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है ऑल दो, बट फिर भी मैं इसको ऐड करूँगा ताकि हमारा डायग्राम थोड़ा अच्छा सा बने। ओके, सो चलिए इस प्रोग्राम को जो है हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं और फिर समझते हैं कि जावा के अंदर कंस्ट्रक्टर्स किस तरीके से कॉल होते हैं। ओके, सो इस प्रोग्राम को रन करने के लिए आप क्या करेंगे? जावा इन इनहेरिटेंस, जैसे ही आप ये स्टेटमेंट लिख करके एंटर करेंगे, क्या होगा? आपका JVM आपके लिए आपके प्रोग्राम को रन करने के लिए एक स्टैक क्रिएट करेगा, एक हीप क्रिएट करेगा और एक मेथड एरिया क्रिएट करेगा। सो अभी हम लोग जो है सिर्फ उन कंपोनेंट्स पे ध्यान देंगे जो हमें ज़रूरत है इस प्रोग्राम को समझने के लिए। ओके, सो क्लास लोड होती है वो सब जो है हमेशा होगा, बट मैं उसको अभी इस प्रोग्राम के अंदर डिस्कस नहीं करूँगा। सो आपका JVM क्या करेगा? इस इनहेरिटेंस क्लास को लोड करने के बाद उसके अंदर एक मेथड सर्च करेगा जिसका नाम मेन हो, जो स्ट्रिंग टाइप एरे आर्गुमेंट लेता हो। सो इस तरीके से आपका JVM जो है मेन मेथड को कॉल करेगा। सो जब आपकी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी तो ऐसा कुछ होगा। ओके, इसके बाद क्या होगा? बिकॉज ऑफ दिस न्यू, आपका JVM क्या करेगा?
इस बार क्लास को लोड करेगा और बार क्लास को सक्सेसफुली लोड करने के बाद और जितनी भी बाकी चीज़ें उनको करने के बाद वो क्या करेगा, इस बार क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएगा। बार क्लास का ऑब्जेक्ट कहाँ बनाएगा, हीप के अंदर बनाएगा। अब जो बार क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएगा तो उसके अंदर वो कितना बाइट का मेमोरी एलोकेट करेगा। सो बार क्लास के अंदर एक इंस्टेंस वेरिएबल है जिसका नाम y है, और क्योंकि आपका बार क्लास एक्सटेंड कर रहा है फू क्लास का और फू क्लास के अंदर इंस्टेंस वेरिएबल है जिसका नाम है y, तो इसका मतलब क्या है, ये इनहेरिट होकर के यहाँ पे आ जाएगा। सो बार क्लास के अंदर एक्चुअली दो इंस्टेंस वेरिएबल हमें मिलेंगे, जिसमें एक का नाम होगा x और एक का नाम होगा y। इसके बाद जैसा कि आपको पता है इनको डिफॉल्ट वैल्यू मिल जाएगी 0 0। ओके, इसके बाद आपका न्यू ऑपरेटर क्या करेगा, इस मेमोरी का रेफरेंस रिटर्न करेगा जो हमने कहाँ पे स्टोर कर लिया है, इस रेफरेंस वेरिएबल के अंदर। और ये रेफरेंस वेरिएबल कहाँ पे क्रिएट होगा, आपका स्टैक के अंदर बार। सो इस 0 1 1 और ये इसको रेफर कर रहा है। ओके, अभी जब आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ओके, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद आपका कंपाइलर क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए, जिस क्लास का आपने ऑब्जेक्ट बनाया है, आपका जेवीएम उस क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है। सो आपने ये जो ऑब्जेक्ट बनाया है यहाँ पर, ये आपने किस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, बार क्लास का। ये जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया है ये किस क्लास का ऑब्जेक्ट है, बार क्लास का। सो आपका जेवीएम क्या करेगा, बार क्लास के अंदर जाएगा और देखेगा क्या यहाँ पे कोई ऐसा कंस्ट्रक्टर है जो विदाउट आर्ग्यूमेंटेड हो, जो कुछ भी आर्ग्यूमेंट ना लेता हो, तो उसको यहाँ पे एक ऐसा कंस्ट्रक्टर मिलेगा। सो आपका जेवीएम क्या करेगा, यहाँ पर इस कंस्ट्रक्टर को कॉल कर देगा। सो आपका करंट एग्जीक्यूटिंग जो मेथड होगा, यानी स्टैक के अंदर जो है टॉप पे जो है कौन सा स्टैक फ्रेम चला जाएगा, इस कंस्ट्रक्टर का, बार कंस्ट्रक्टर का, राइट। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि आपका जो कंस्ट्रक्टर होता है वो भी जो आपका इंस्टेंस स्कोप में आता है। सो यहाँ पे क्या होगा, दिस होगा, और दिस के अंदर क्या कॉपी हो जाएगा, जिस ऑब्जेक्ट के लिए कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है उसका रेफरेंस। सो इसके अंदर क्या होगा हमारा 0 1 1, विच मीन्स ये जो है इस ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा। ओके, नेक्स्ट क्या होगा, अब नेक्स्ट क्या होगा आप लोग बताइए, सोचिए क्या होगा। यस, क्योंकि आप जो है अब आपको जावा आती है तो आपको दिख रहा होगा कि यहां पर एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, राइट। यहां पे जो है पहली स्टेटमेंट में आपको क्या दिखाई दे रहा है, सुपर दिस। ओके, यहां पे जो पहली स्टेटमेंट में आपको क्या दिखाई दे रहा है, सुपर एंड ब्रैकेट्स। ओके, अब बिकॉज ऑफ दिस स्टेटमेंट, क्योंकि सुपर हमेशा क्या करता है, सुपर पेरेंट को रेफर करता है और ये स्पेशल सिंटैक्स होता है पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए। ओके, यहां पर आपने स्टेटमेंट लिखी नहीं लिखी है, लेकिन आपको पता है कि आपके कंपाइलर ने जब इस सोर्स कोड को बाइट कोड में ट्रांसलेट किया होगा तो बाइट कोड में वो पर्टिकुलर स्टेटमेंट जरूर उसने ऐड की होगी। ठीक है, सो यहाँ पे नहीं लिखा लेकिन फिर भी आपको दिखना चाहिए और आपको दिख रहा होगा क्योंकि अभी हम इसको पढ़ चुके हैं। सो बिकॉज ऑफ दिस स्टेटमेंट, क्या होगा, आपका जो जेवीएम है वो पेरेंट क्लास के डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। मींस पेरेंट क्लास के उस कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा जो
कुछ भी पैरामीटर ना लेता हो। सो क्या होगा, पेरेंट क्लास ये है, तो आपका जेवीएम इस कंस्ट्रक्टर को कॉल कर देगा, क्योंकि यहाँ पे यही ऐसा कंस्ट्रक्टर है जो कुछ पैरामीटर ना लेता हो। सो फू का कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, फू क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। जैसा कि हमने पता है कंस्ट्रक्टर आपका जो है इंस्टांस स्कोप के अंदर आता है। सो यहाँ पर क्या होगा, दिस, और इसके अंदर क्या आएगा, जिसके ऊपर जो है जिस ऑब्जेक्ट के लिए ये कॉल हुआ है। सो ये क्योंकि इस ऑब्जेक्ट के लिए कॉल हुआ है, इसका रेफरेंस क्या है 011, तो यहाँ पे क्या होगा 011। दैट मीन्स ये जो है इस ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा। ओके, अब आप जो है इस कंस्ट्रक्टर के अंदर आ जाइए। यू आर राइट, सही बोल रहे हैं आप कि यहाँ पर आपको पहली स्टेटमेंट क्या दिखाई दे रही है। हर एक कंस्ट्रक्टर के अंदर वो स्टेटमेंट आपको दिखेगी, दिखनी चाहिए। तो यहाँ पे पहली स्टेटमेंट में क्या है, आपको यहाँ पे लिखा नहीं लेकिन फिर भी आपको दिख रहा होगा, और वो क्या दिख रहा है आपको, सुपर ये, राइट। सो बिकॉज ऑफ दिस स्टेटमेंट अगेन पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। बिकॉज ऑफ दिस स्टेटमेंट क्या होगा, आपका पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, राइट। अब आप बोलेंगे कि वो तो किसी को एक्सटेंड नहीं कर रहा है, लेकिन आप में से जिन लोगों ने मेरी पिछली क्लास अटेंड की थी उन्हें पता होगा, या पिछली क्लास की रिकॉर्डिंग सुनी है जिन लोगों ने, उन्हें पता होगा या उन्हें दिख रहा है कि फू की पेरेंट क्लास कौन सी है। तो दोस्तों फू की पेरेंट क्लास कौन सी है, ऑब्जेक्ट क्लास, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जावा के अंदर हर एक क्लास ऑब्जेक्ट क्लास को एक्सटेंड करती है। अगर आपकी क्लास किसी क्लास को एक्सटेंड नहीं कर रही है तो वो ऑब्जेक्ट क्लास को एक्सटेंड कर रही होगी। सो अभी आपका जेवीएम क्या करेगा, ऑब्जेक्ट क्लास के डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। दैट मीन्स उस कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा जो कुछ पैरामीटर ना लेता हो। ओके, सो ऑब्जेक्ट क्लास का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। अगेन यहाँ पे भी क्या होगा, दिस, इसके अंदर क्या होगा 011, और ये किसको रेफर करेगा, ये इसको रेफर करेगा। ओके, अब दोस्तों एक्चुअली ऑब्जेक्ट क्लास किसी और क्लास को एक्सटेंड नहीं करती है, वो सुपर बॉस है, सुपर पेरेंट है, तो वो किसी को एक्सटेंड नहीं करती है। और जो ऑब्जेक्ट क्लास का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है एक्चुअली वो कुछ नहीं करता है, वो कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करता है। ओके, सो क्योंकि वो उसके अंदर कुछ कोड नहीं लिखा है, वो कुछ एक्शन परफॉर्म नहीं करता है, तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, आपका जेवीएम क्योंकि इसके अंदर कुछ लिखा नहीं है, क्लोजिंग उस कंस्ट्रक्टर के जो ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है उसे क्लोजिंग ब्रेस पे आएगा। तो जब क्लोजिंग ब्रेस पे वो आएगा तो इसका मतलब कंस्ट्रक्टर खत्म हो गया। कंस्ट्रक्टर खत्म हुआ तो क्या होगा, ये जो आपका स्टैक फ्रेम था ये स्टैक से बाहर चला जाएगा, जिसका मतलब क्या हुआ, कि इसके अंदर जितने भी इंस्टांस वेरिएबल थे या कोई भी वेरिएबल थे वो सारे के सारे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। अब आपका जेवीएम जो है, क्योंकि उसने इस पॉइंट पे सुपर की कॉल की थी जिसका मतलब था पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर, अब जो है वो वापस आ जाएगा और नेक्स्ट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या है, नेक्स्ट स्टेटमेंट में ये है system.out.println फू। तो आपका जो है स्क्रीन के ऊपर क्या प्रिंट होगा, क्या प्रिंट होगा, फू प्रिंट होगा। सो
ये आपका प्रिंट हो गया इस तरीके से फू। इसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट स्टेटमेंट आपका जेवीएम इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, एंड ऑफ कंस्ट्रक्टर और एंड ऑफ मेथड होता है इसका मतलब। सो ये जो स्टैक फ्रेम है आपका, ठीक है, ये जो स्टैक फ्रेम है ये भी जो है आपका कंस्ट्रक्टर से बाहर निकल जाएगा। इसका मतलब इसके अंदर जो भी कुछ वेरिएबल्स हैं, जो कुछ भी हैं आपके लोकल वेरिएबल्स, वो सारे के सारे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। मतलब ये चीज़ हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं फिर भी एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ आपके लिए। ओके, फिर क्योंकि ये जो फो मेथड है, फो कंस्ट्रक्टर सॉरी, ये कॉल हुआ था यहाँ पर जो इनविजिबल सुपर की कॉल है उसकी वजह से, राइट। तो अभी क्या होगा, जेवीएम आपका नेक्स्ट स्टेटमेंट में आएगा और नेक्स्ट स्टेटमेंट उसको ये मिलेगी। सो आपका जेवीएम स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। जब वो इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा तो आपका स्क्रीन पे या कंसोल पे क्या प्रिंट होगा, बार प्रिंट होगा। इसके बाद जो है क्या होगा, क्लोजिंग ब्रेस आ गया। जब भी क्लोजिंग ब्रेस आया तो क्या हुआ, आपका कंस्ट्रक्टर यहाँ से बाहर निकल जाएगा। जब कंस्ट्रक्टर यहाँ से बाहर निकल जाएगा तो क्या होगा, आपका ये जो फ्रेम है, मेथड फ्रेम, ये भी स्टैक से बाहर निकल जाएगा, राइट। सो इसके अंदर जो कुछ है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा और वापस से आपका कंट्रोल यहाँ पर आ जाएगा। ओके, सो इस तरीके से आपका ये ऑब्जेक्ट का क्रिएशन कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे जो है कुछ बातों के ऊपर आपने जरूर ध्यान दिया होगा, अगर नहीं ध्यान दिया तो मैं आपके लिए रिपीट कर देता हूँ। वो ये है कि आपके जेवीएम ने सबसे पहले चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, ठीक है। इसके बाद पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल किया और इसके बाद सुपर पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, राइट। बट एग्जीक्यूट करते समय उसने एग्जीक्यूट सबसे पहले पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को किया, फिर उसके चाइल्ड को एग्जीक्यूट किया और फिर उसके चाइल्ड को एग्जीक्यूट किया। ओके, सो कहने का क्या मतलब है, जेवीएम के अंदर या जावा के अंदर जो है कंस्ट्रक्टर की जो कॉलिंग होती है वो चाइल्ड टू पेरेंट होती है, ठीक है। जेवीएम ने सबसे पहले चाइल्ड को किया, चाइल्ड ने जो है पेरेंट को किया, फिर उसके पेरेंट को हुआ, चाइल्ड टू पेरेंट, इस तरीके से ऊपर डायरेक्शन में, अप डायरेक्शन में। ओके, ये कॉलिंग है, इस तरीके से कॉलिंग होती है। बट एक्चुअल एग्जीक्यूशन जो होती है वो क्या आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में, पेरेंट टू चाइल्ड होती है। सो कॉलिंग चाइल्ड टू पेरेंट, बट एग्जीक्यूशन पेरेंट टू चाइल्ड। पेरेंट का कंस्ट्रक्टर सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है, फिर चाइल्ड का, फिर उसके चाइल्ड का, फिर उसके चाइल्ड का, फिर उसके चाइल्ड का। सो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ओके, सो अभी तक हमने जो चीजें पढ़ी हैं उसमें मेनली ये है कि आपका जेवीएम सॉरी आपका कंपाइलर हर कंस्ट्रक्टर के अंदर पहली स्टेटमेंट सुपर की कॉल लिखता है और वो सुपर की कॉल जो है विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट वाली होती है, हर कंस्ट्रक्टर के अंदर होता है। अगर आपने लिखा है तो कंपाइलर आपके लिए नहीं लिखेगा, बट अगर आपने नहीं लिखा है तो कंपाइलर आपके लिए लिख देता है। कंस्ट्रक्टर की जो कॉलिंग है वो चाइल्ड टू पेरेंट होती है, चाइल्ड टू पेरेंट होती है जैसे कि भी आपने देखा, बट एग्जीक्यूशन बाय द जेवीएम वो पेरेंट टू चाइल्ड होता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द सुपर। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको ध्यान रखिएगा। ओके, ओके, नेक्स्ट यहाँ पे एक इंटरव्यू का क्वेश्चन है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा, और वो ये है कि इंटरव्यूज के अंदर कई बार जो आपका इंटरव्यू जाता है वो आपसे एक क्वेश्चन पूछता है कि जावा के अंदर ऐसा क्यों है कि पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर पहले एग्जीक्यूट होता है चाइल्ड क्लास से। क्वेश्चन क्या है, पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर से पहले एग्जीक्यूट क्यों होता है,
मतलब ये होता है, ये तो हमें पता चल गया, बट ऐसा क्यों बनाया गया है जावा के अंदर, ये जेवीएम के अंदर? सो इसका जो रीजन है वो दोस्तों बहुत ही सिंपल है। से सपोज मैं यहाँ पे ही एग्जांपल ले लेता हूँ एक, मैं यहाँ पे करता हूँ, ऐसा हमने अभी नहीं लिखा था यहाँ पे, बट ऐसा हो सकता है, राइट? एक्स प्लस प्लस, ओके। से सपोज हमारा ये सिनेरियो है, ओके। क्या सिनेरियो है आपको समझ में आ रहा होगा? जब आपके पास चाइल्ड क्लास है, ठीक है, और चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर आपके पास है, उसके अंदर कुछ इंस्टांस वेरिएबल्स हैं, पेरेंट क्लास के अंदर भी कुछ इंस्टांस वेरिएबल्स हैं, जैसे कि वाई है, आपका एक्स है, और चाइल्ड के अंदर वाई है। तो ऐसा सिनेरियो हो सकता है और ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं कि आप जो है चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर के अंदर, चाइल्ड क्लास, ये आपकी जो चाइल्ड क्लास है, चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर के अंदर आप हो सकता है कि पेरेंट क्लास के जो इंस्टांस वेरिएबल्स हैं उनको यूज कर रहे हो, ओके, उनको आप यूज कर रहे हो। अब आप सोचिए कि अगर पेरेंट क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है, या पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा, मतलब क्या, पेरेंट क्लास के वेरिएबल्स इनिशियलाइज हो जाएंगे, रेडी हो जाएंगे आपके लिए यूज करने के लिए। अब अगर पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर से पहले एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो पेरेंट क्लास के वेरिएबल इनिशियलाइज नहीं होंगे पूरी तरीके से। जब वो इनिशियलाइज नहीं होंगे तो आप उनको यूज नहीं कर पाएंगे चाइल्ड क्लास के अंदर। जैसा कि इस एग्जांपल के अंदर आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पे जो चाइल्ड क्लास के अंदर वेरिएबल था y, उसको हमने इनिशियलाइज किया है विद द हेल्प ऑफ पेरेंट क्लास वेरिएबल, ठीक है, पेरेंट क्लास के वेरिएबल की हेल्प से। अब अगर जो है ये x जो है, जो पेरेंट क्लास का है, उसका कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं हुआ है, दैट मीन्स वो पूरी तरीके से इनिशियलाइज नहीं हुआ है, ठीक है। अब अगर वो पूरी तरीके से इनिशियलाइज नहीं हुआ है, तो आप y को कैसे इनिशियलाइज करेंगे? अब y के x के अंदर कुछ है ही नहीं, तो मैं x के अंदर x प्लस प्लस क्या करूं? इनकंसिस्टेंसी आ जाएगी आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, आपकी जावा के अंदर, राइट? सो ऐसा ना हो, इसके लिए जावा के अंदर रूल बनाया गया है कि पहले जावा जो है पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है और उसके अंदर जितने भी वेरिएबल्स हैं उनको पूरी तरीके से इनिशियलाइज करता है, और इसके बाद जो है चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है, उसके अंदर वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करता है, ठीक है। अगर आपको ये x प्लस प्लस और x से ज़्यादा अच्छे समझ में ना आ रहा हो तो आप एक और एग्जांपल ले सकते हैं। से सपोज ये जो x है, लेट्स से सपोज इस डीबी कनेक्शन, ओके, स्ट्रिंग, आप जो है यहाँ पे जो है अपना कुछ कोड लिख करके प्रॉपर्टी फाइल से जो है आप जो है होस्ट नेम फाइंड करते हैं, डेटाबेस का यूजर आईडी पासवर्ड निकालते हैं, और पोर्ट नंबर लेते हैं और डेटाबेस से कनेक्शन बनाते हैं, और ये सारा काम जो आपने यहाँ पर इस तरीके से कर दिया है, ओके। यहाँ पर इस चाइल्ड क्लास के अंदर आपने क्या किया, db कनेक्शन डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी किया है आपने, और क्वेरी एग्जीक्यूट करके जो है फ्रॉम सम टेबल नेम लाइक दैट, आपने जो है कुछ क्वेरी एग्जीक्यूट किया है, और वो क्वेरी एग्जीक्यूट करके जो है जो वैल्यू आ रही है उससे आपने इस y को इनिशियलाइज किया। अब अगर आप सोचिए चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर पहले कॉल हो और इसके बाद जो है पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हो, राइट, पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर एट दिस पॉइंट,
तो क्या होगा, आपका डेटाबेस कनेक्शन तो अभी बना ही नहीं है। जब डेटाबेस कनेक्शन बना नहीं तो क्वेरी कैसे एग्जीक्यूट होगी, और जब क्वेरी एग्जीक्यूट नहीं होगी तो वाई के अंदर क्या वैल्यू होगी। तो यानी कि चाइल्ड क्लास का वेरिएबल भी इनिशियलाइज नहीं हो सकता है, तो बहुत इनकंसिस्टेंसी आ जाएगी, राइट। तो जो कहने का मतलब वो ये है कि हो सकता है कि आप चाइल्ड क्लास के अंदर पेरेंट क्लास के स्टेट को या उसके वेरिएबल्स को यूज कर रहे हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पहले पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर या उसके जो वेरिएबल्स वो फुली इनिशियलाइज हो जाएं, इसके बाद चाइल्ड क्लास के वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करना हम स्टार्ट करें या उसके कंस्ट्रक्टर्स को कॉल करना स्टार्ट करें। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये हमारा इनिशियल प्रोग्राम था। तो अब आपको पता चल गया है कि हर एक आपका कंस्ट्रक्टर के अंदर आपका कंपाइलर सुपर स्टेटमेंट ऐड कर देता है आपके लिए। अब हम इसको बाइट कोड, इस सेम चीज़ को हम लोग बाइट कोड में देखने जा रहे हैं। ठीक है, बाइट कोड में हम देखेंगे, बट उससे पहले मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक और क्लास बना रहा हूँ। ओके, दिस ओके। अभी हम लोग जो है इसके अंदर आपको पता है कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होगा, आपका कंपाइलर आपके लिए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऐड करेगा। इसके बाइट कोड को, टेस्ट क्लास के बाइट कोड को, बार क्लास के बाइट कोड को, फू क्लास के बाइट कोड को अभी हम लोग जो है एग्जामिन करने वाले हैं। ओके, सो ये देखिए आपकी डॉट क्लास फाइल्स यहाँ पे पड़ी हुई हैं सारी की सारी। अब हम इनको जो है एक एक करके देखेंगे। ओके, सो सबसे पहले टेस्ट क्लास की बाइट कोड को चेक करते हैं। तो देखिए आपका ये टेस्ट क्लास है, क्लास टेस्ट एक्सटेंड्स बार, ये कांस्टेंट टूल है। यहाँ पे आप देख लीजिए, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखिए ये हमने कल भी पढ़ा था या पिछली क्लास में पढ़ा था हमने कि आपका जो है, क्योंकि आपने टेस्ट क्लास के अंदर कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया है, तो आपके कंपाइलर ने आपको जो है ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर दिया है। अब इस डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर आप देखिए ये क्या है, पहली स्टेटमेंट में ही इनवोक स्पेशल। ओके, ये एक्चुअली आपकी वो स्टेटमेंट है सुपर जो अभी हमने पढ़ा। ये वो स्टेटमेंट है। ओके, आपके लिए ऐड कर दिया है आपके कंपाइलर ने बाइट कोड में ट्रांसलेट करते समय। अब आप बोलेंगे तो ये तो पूरा कंस्ट्रक्टर ही जो है कंपाइलर ने ऐड किया है, हो सकता है इसलिए ऐड किया हो उसने। ओके, अब हम इस क्लास के बाइट कोड को देखते हैं। चलिए, याद रखिएगा ये सुपर स्टेटमेंट जो है यहाँ पे। ओके, ध्यान दीजिए यहाँ पे भी, इस स्टेटमेंट में ध्यान दीजिए। इनवोक स्पेशल यहाँ पे भी लिखा हुआ है। ठीक है, जहां पे कंस्ट्रक्टर नहीं मैंने बनाया था वहां पे भी लिखा था, उस कंस्ट्रक्टर के अंदर भी लिखा था। अब यहाँ पे देखिए मैंने सुपर लिखा हुआ है, खुद से सुपर लिखा है, तो भी यहाँ पे वही स्टेटमेंट लिखी हुई है पहली लाइन के अंदर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ये स्टेटमेंट हमेशा कंस्ट्रक्टर के अंदर आ जा रही है। अब आप कहेंगे ये मैंने लिखा है इसकी वजह से यहाँ पे आया है ये,
यू आर राइट, हो सकता है। अब हम इस फू क्लास के अंदर देखते हैं। अब फू क्लास के अंदर तो देखिए मैंने कुछ नहीं लिखा है, देख लीजिए आपके सामने है सब कुछ, आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, सब कुछ लॉजिकल है। देयर यू गो। ये क्या है? इनवोक स्पेशल, ओके। सो ये है आपका सुपर, इसमें भी है सुपर, इसमें भी है सुपर। यहां जब मैंने लिखा है तब भी यही स्टेटमेंट कन्वर्ट होकर के बाइट कोड में आई थी, और जहां पे मैंने नहीं लिखा है वहां पर भी यही स्टेटमेंट है। दैट मीन्स आपका कंस्ट्रक्टर हमेशा हर कंस्ट्रक्टर के अंदर सुपर की कॉल ऐड करता है, इससे ये चीज प्रूफ होती है। ओके, वेरी गुड। अब हमें दूसरा सिनेरियो देखने जा रहे हैं। ओके, मैंने देखिए फू क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर बनाया है जो एक इंटीजर टाइप पैरामीटर लेता है। ओके, बट ये क्या हुआ, यहां पे कंपाइल टाइम एरर आने लगी है। देखिए पढ़िए क्या कंपाइल टाइम एरर है। आपका एरर कहता है इम्प्लिसिट, इम्प्लिसिट मतलब जो चीजें खुद हो जाती हैं, इम्प्लिसिट सुपर कंस्ट्रक्टर फो इज अनडिफाइंड, मस्ट एक्सप्लिसिटली इन्वोक अनदर कंस्ट्रक्टर। इस एरर का मतलब समझ में आया आपको? इसका मतलब ये है कि जैसा कि आपको पता है इसके अंदर पहली स्टेटमेंट आपको क्या दिखाई दे रही है, सुपर दिखाई दे रही है ना, सुपर ब्रैकेट लाइक दैट। सो यहां पे जो वो जो सुपर की कॉल है वो हमेशा आपका कंपाइलर ये ऐड करता है, सुपर दिस। बाय डिफॉल्ट आपका कंस्ट्रक्टर ये ऐड करेगा। ओके, हमेशा। इसका मतलब क्या है, आप बोल रहे हैं कि पेरेंट क्लास के उस कंस्ट्रक्टर को कॉल कीजिए जो कोई पैरामीटर ना लेता। आपका कंपाइलर वही कर रहा है, बट इसके अंदर क्या कोई ऐसा कंस्ट्रक्टर है, पेरेंट क्लास के अंदर ऐसा कोई कंस्ट्रक्टर डिफाइंड है? डिफाइंड नहीं है। तो ये जो आपकी यहाँ पे एरर आ रही है वो एरर यही बोल रही है कि इम्प्लिसिट जो सुपर की कॉल है वो उस कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है पेरेंट क्लास के जो कुछ पैरामीटर नहीं लेता है, बट पेरेंट क्लास के अंदर ऐसा कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है। ओके, सो इस वजह से आपको एरर दे रहा है। अब इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, या तो आप यहां पे जो है खुद से जो है सुपर लिख दीजिए। अब आप अगर खुद सुपर लिखेंगे तो कंपाइलर आपके लिए सुपर नहीं लिखेगा, ठीक है। इसका रीजन क्या है, आप हमेशा, अच्छा एक चीज मैं बताना भूल गया आपको कि ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये जो सुपर स्टेटमेंट होती है, सुपर जो स्टेटमेंट होती है वो आपकी कंस्ट्रक्टर के अंदर हमेशा हमेशा पहली स्टेटमेंट होनी चाहिए। ओके, आपके कंस्ट्रक्टर के अंदर हमेशा पहली स्टेटमेंट होनी चाहिए। दिस सुपर कैन नॉट बी सेकेंड स्टेटमेंट इन योर कंस्ट्रक्टर। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको एरर देगा। अगर आप इसको कहीं और लिखेंगे तो आपको कंपाइल टाइम एरर आएगी, जैसे कि यहाँ पे देखिए, ठीक है। कंस्ट्रक्टर कॉल मस्ट बी द फर्स्ट स्टेटमेंट इन ए कंस्ट्रक्टर। ओके, so come back here. So अब दो सुपर तो हो नहीं सकता, तो ऐसा नहीं हुआ कि आपने एक सुपर लिखा तो बाद में कंपाइलर भी आपके लिए एक सुपर लिख देगा, ऐसा नहीं होता है। सो अगर आपने एक लिखा है तो कंपाइलर आपके लिए कुछ नहीं लिखेगा। ओके, सो आपने ये ऐड कर दिया तो यहाँ प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, अभी कोई एरर नहीं है, क्योंकि अब आपने जो है पेरेंट क्लास के उस कंस्ट्रक्टर को कॉल किया जो इंटीजर टाइप पैरामीटर लेता है, और यहाँ पे एक ऐसा कंस्ट्रक्टर है। वेरी गुड। अभी हम वहां से वापस आते हैं, इसको हटा देते हैं। सेम प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि अगेन यहाँ पे सुपर
ब्रैकेट्स आ गए हैं। दूसरा तरीका क्या है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए? दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पर एक और कंस्ट्रक्टर ऐड कर दीजिए। गॉट इट? सो इसका मतलब क्या है कि मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया कि जितनी भी चीजें हमने अभी तक पढ़ी हैं एकदम सही पढ़ी हैं। ओके? ओके, अभी हमने सुपर के बारे में पढ़ा। अब जो है एक और चीज पढ़ लेते हैं, कंस्ट्रक्टर से रिलेटेड है तो उस चीज को ही खत्म कर देते हैं। जैसे सुपर होता है पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए, उसी तरीके से एक और वर्ड होता है दिस। जैसे पेरेंट हमेशा पापा को रिप्रेजेंट करता है, यानी सुपर हमेशा जो है पेरेंट को रिप्रेजेंट करता है। सुपर हमेशा पेरेंट को या पापा को रिप्रेजेंट करता है, उसी तरीके से दिस हमेशा सेम क्लास को रिप्रेजेंट करता है। दिस हमेशा सेम क्लास को रिप्रेजेंट करता है। सो अगर आपकी क्लास के अंदर दो कंस्ट्रक्टर हैं, ओके, और आपकी रिक्वायरमेंट कुछ इस तरीके से है कि आप इस कंस्ट्रक्टर से, ये जो आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, इससे आप इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करना चाहते हैं, इंटीजर वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल करना चाहते हैं, या आपकी रिक्वायरमेंट कुछ इस तरीके से है कि आप इस कंस्ट्रक्टर से जो इंटीजर टाइप का पैरामीटर लेता है, इससे आप जो है इस ऊपर वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल करना चाहते हैं। तो आप कैसे कॉल करेंगे? आप कॉल करेंगे दिस के थ्रू, लाइक दिस। ओके, इस दिस का मतलब है कि जिस क्लास में आप हैं उसी क्लास के एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल कीजिए, उस कंस्ट्रक्टर को कॉल कीजिए जो कोई पैरामीटर नहीं लेता है। ओके, आप इस स्टेटमेंट को यहां पे भी लिख सकते थे। इसका मतलब क्या है कि इसी क्लास के, जिस क्लास के अंदर, जिस कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने ये लिखा हुआ है, उसी क्लास के अंदर एक ऐसे कंस्ट्रक्टर को कॉल कीजिए जो इंटीजर टाइप पैरामीटर लेता हो। ओके, अब यहाँ पे मैं एक और चीज ऐड करूंगा, एक और चीज बताऊंगा आपको, और वो ये है कि दिस अगर आप लिखते हैं कंस्ट्रक्टर के अंदर, दिस कंस्ट्रक्टर के अंदर अगर आप लिख रहे हैं इस तरीके से, जैसा भी हमने दिखाया इस तरीके से, तो दिस को हमेशा 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 आपकी क्लास के अंदर फर्स्ट स्टेटमेंट होना पड़ेगा। ओके, दिस को हमेशा आपकी क्लास के अंदर फर्स्ट स्टेटमेंट होना पड़ेगा। आई मीन आपके कंस्ट्रक्टर के अंदर फर्स्ट स्टेटमेंट होना पड़ेगा। ओके, सुपर को भी फर्स्ट स्टेटमेंट होना पड़ेगा, दिस को भी फर्स्ट स्टेटमेंट होना पड़ेगा। अगर ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू है जो मैंने भी आपको बताई, तो इससे आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि आप अपनी किसी भी कंस्ट्रक्टर के अंदर, किसी भी क्लास के किसी भी कंस्ट्रक्टर के अंदर, या तो आप दिस यूज करेंगे या आप सुपर यूज करेंगे। आप दोनों यूज नहीं कर सकते हैं। रीजन क्या है? वेरी ऑब्वियसली, वेरी ऑब्वियस कि एक कंस्ट्रक्टर के अंदर फर्स्ट स्टेटमेंट तो सिर्फ एक ही होगी ना, तो आप या तो सुपर यूज कीजिए या दिस यूज कीजिए, एज सिंपल एज दैट। ओके, सो ये हम एग्जाम्पल ले लेते हैं और इसको रन करके देखते हैं क्या आउटपुट होगा।
सो देखिए आउटपुट क्या आपका, सबसे पहले ये कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हुआ है, फिर आपका जो है ये कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हुआ है, फिर ये कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हुआ है, और फिर एंड ऑफ मेन हुआ है। ओके, चलिए इसको एक बार देख लेते हैं कि ऐसा क्यों है, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर लेते हैं फटाफट। सो ऑब्वियसली जब आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो क्या होगा, आपका JVM जो है एक स्टैक क्रिएट करेगा और एक हीप क्रिएट कर देगा और एक मेथड ये क्रिएट करेगा, जैसे कि हम लोग जो है हर बार देखते हैं। सबसे पहले JVM आपका मेन मेथड कॉल करेगा, फिर वो बार क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा हीप के अंदर। ये है आपका बार क्लास का ऑब्जेक्ट, इसके अंदर एक x होगा और इसके अंदर एक y है, इसके अंदर 0 है, इसके अंदर 0 है। ओके, एक रेफरेंस क्रिएट होगा यहाँ पे आपका बार, दिस इज योर 0 1 1, सॉरी ओके। फिर जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, क्या होगा, सबसे पहले जो है आपका JVM कौन से कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, इस क्लास के बार क्लास के उस कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा जो कुछ भी पैरामीटर नहीं लेता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया गया है। सो सबसे पहले ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ आपका, ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, यहाँ पे दिस होगा, इस दिस के अंदर क्या होगा 0 1 1, दैट मीन्स ये इसको पॉइंट करेगा। ओके, सो दिस इज रेफरेंस, ये जो दिस हम यहाँ पे बनाते हैं ये दिस रेफरेंस है और ये दिस कंस्ट्रक्टर कॉल है। ठीक है, इस दिस और इस दिस में अंतर क्या है कि इसके अंदर ये जो ब्रैकेट्स लगे हुए हैं ये ब्रैकेट होता है और यहाँ पे जो दिस रेफरेंस होता है उसके साथ कोई ब्रैकेट नहीं होता है, उसको ध्यान रखिएगा। सॉरी ओके, अब इस कंस्ट्रक्टर के अंदर जो पहली स्टेटमेंट है वो क्या है, दिस है। अब क्योंकि इस कंस्ट्रक्टर के अंदर एक दिस लिखा हुआ है तो इस पूरे कंस्ट्रक्टर के अंदर कहीं पर भी सुपर नहीं होगा, यानी ये आपका कंस्ट्रक्टर पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं करता है, ये सिर्फ अपनी ही क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है। ओके, देखिए क्या होगा, सो बिकॉज ऑफ दिस स्टेटमेंट आपका जो JVM है वो बार क्लास के ही इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, इंटीजर वाले को। सो अगेन यहाँ पे दिस होगा, इस दिस के अंदर क्या होगा 0 1 1 और ओके, सो यहाँ पर आ जाइए, आप यहाँ पर आ गए। अभी नेक्स्ट क्या होगा आप बताइए क्या होगा। यहाँ पे पहली स्टेटमेंट क्या है, यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या है, सबको दिख रहा है क्या है, सुपर। सो बिकॉज ऑफ दैट सुपर which is added by your compiler in your bytecode for you, क्या होगा, आपका पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। सो ये पेरेंट क्लास का जब कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो इसका मतलब ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा,
हु, ये कंस्ट्रक्ट का कॉल हो गया। अब आपको पता है इसके अंदर, इस कंस्ट्रक्टर के अंदर पहली स्टेटमेंट आपको क्या दिखाई दे रही है? सुपर। सो बिकॉज ऑफ दैट क्या होगा? ऑब्जेक्ट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। ऑब्जेक्ट क्लास का कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ओके। अब ऑब्जेक्ट क्लास के कंस्ट्रक्टर के अंदर कुछ नहीं लिखा है, तो सो इवेंचुअली यहाँ पे आप देखिए तो क्या हो रहा है, सबसे पहले कंस्ट्रक्टर की कॉलिंग पेरेंट टू चाइल्ड हुई है, सॉरी चाइल्ड टू पेरेंट हुई है, बट एग्जीक्यूशन सबसे पहले सुपर पेरेंट का हुआ। पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्लास जो आपकी पेरेंट क्लास सुपर पेरेंट, उसका कंस्ट्रक्टर सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा। उसके कंस्ट्रक्टर के एग्जीक्यूट होने के बाद जब वो खत्म हो जाएगा तो ये स्टैक फ्रेम आपके स्टैक से बाहर चला जाएगा। इसके बाद क्या होगा? आपका कंट्रोल यहां पर आएगा। तो जब आपका कंट्रोल यहां पर आएगा तो क्या प्रिंट करेगा? वो फू प्रिंट करेगा। ये खत्म हो गया आपका फू का कंस्ट्रक्टर। फू का कंस्ट्रक्टर जब खत्म होगा तो क्या होगा? ये स्टैक फ्रेम आपका स्टैक से बाहर चला जाएगा। इसके अंदर जो चीजें होंगी वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा और आपका कंट्रोल वापस कहां पहुंचेगा? जहां से इसने इसको, जहां से आपके जीवीएम ने इसको कॉल किया था। आपके जीवीएम ने इसको कहां से कॉल किया था? यहां से कॉल किया था। सो नेक्स्ट स्टेटमेंट वो ये यहां पर आएगा और इसको एग्जीक्यूट करेगा। सो आपका कंसोल पे क्या प्रिंट होगा? बार विथ इंट। सो ये प्रिंट हो गया आपका। नेक्स्ट स्टेटमेंट में आ जाइए आप। नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या होगा? अब इसको जो है ये एंड ऑफ कंस्ट्रक्टर इनकाउंटर होगा जेवीएम को। सो ये बार मेथड खत्म हो गया, बार कंस्ट्रक्टर खत्म हो गया इंटीजर वाला। तो क्या होगा? ये भी आपका स्टैक फ्रेम से बाहर निकल जाएगा। फिर क्या होगा? आपका एग्जीक्यूशन कहां पहुंचेगा? यहां इस स्टेटमेंट की वजह से ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ था। सो नेक्स्ट स्टेटमेंट ये वाली एग्जीक्यूट होगी। तो क्या प्रिंट होगा आपका? बार। ये हो गया। ये भी खत्म हो गया आपका। यहां पे पहुंचेगा जब वो, तो ये भी आपका जो है स्टैक फ्रेम से बाहर चला जाएगा। वापस आपका एग्जीक्यूशन कहां पहुंच गया? यहाँ पे। नेक्स्ट स्टेटमेंट आपकी कौन सी एग्जीक्यूट होगी? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंड ऑफ मेन। तो इस तरीके से आपका ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो। ओके। सो ये कंस्ट्रक्टर से रिलेटेड कुछ चीजें थी जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है। ओके। अब हम देखेंगे इनिट ब्लॉक्स। ठीक है। अब हम देखेंगे कि जावा के अंदर इनिट ब्लॉक्स कंस्ट्रक्टर्स में कैसे बिहेव करते हैं। सो चलिए देखते हैं। तो हम लोग इनिट ब्लॉक के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इनिट ब्लॉक्स क्या होता है। अगर आप मेरा जो है पिछला जो है लेसन अगर आपने देखा हो तो हमने जो है उस क्लास के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखी थी और मैंने आपको बाइट कोड के अंदर ये चीज़ दिखाया था। जो सबसे इम्पोर्टेंट था वो ये था कि आपका कंपाइलर जब आपके, अगर आपने अपने क्लास के अंदर कोई भी इनिट ब्लॉक लिखा हुआ है, तो आपका कंपाइलर जब आपके सोर्स कोड को बाइट कोड में ट्रांसलेट करता है तो वो उस इनिट ब्लॉक के कोड को आपके कंस्ट्रक्टर के अंदर कॉपी पेस्ट कर देता है। और आपकी क्लास के अंदर जितने भी कंस्ट्रक्टर्स हैं वो उस कोड को सारे कंस्ट्रक्टर्स के अंदर कॉपी पेस्ट करता है। बट इंपॉर्टेंट चीज जो ध्यान में रखने वाली है वो ये है कि वो उस कोड को कंस्ट्रक्टर के कोड से पहले को पेस्ट करता है। ठीक है। बट सुपर की कॉल के बाद करता है। ये नए सिर्फ एक नई चीज मैं ऐड कर रहा हूं और कुछ ऐड करने के लिए नहीं है यहाँ पे। ओके। जैसे मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। देखिए, से सपोज दिस इज माय 111
ओके। अभी जब आपका ये कोड है कंपाइल होगा और आपका कंपाइलर इसको बाइट कोड में ट्रांसलेट करेगा तो पता क्या होगा, ये होगा। ये यहाँ से, क्योंकि ये आपका इनिट ब्लॉक पहले है तो आपका कंपाइलर इस कोड को इधर से कॉपी करेगा, आपके कंस्ट्रक्टर के अंदर पेस्ट करेगा। ये इनिट ब्लॉक पहले वाले इनिट ब्लॉक के बाद में लिखा हुआ था, तो इसको इधर से कॉपी करेगा, आई मीन कट कर लेगा और यहाँ पे पेस्ट कर देगा, मतलब उसके नीचे। ओके। और आपका इवेंचुअली एट द एंड आपका जो कंस्ट्रक्टर है ये कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा बाइट कोड के अंदर, क्योंकि आपका कंस्ट्रक्टर फर्स्ट स्टेटमेंट में सुपर की कॉल हमेशा हमेशा लिखता है। ओके, सो दैट्स इट। अगर आपको बेसिक्स पता है, अगर आपके बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर हैं, तो आप देखिए आप किस तरीके से सारे कॉन्सेप्ट्स को भी आप जाओ के समझते हुए चले जाएंगे। बट हर कॉन्सेप्ट पीछे के दो कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ होता है, तो अगर पीछे वाले कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हैं तो आपको आगे वाले कॉन्सेप्ट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पीछे वाले कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आई विल एडवाइस गो बैक एंड सी दोज वीडियोज अगेन। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप फिर से देखिए, फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो फिर एक बार और देखिए, आई चैलेंज आपको समझ में आ जाएगा। सो जब आपका बाइट कोड इस सोर्स कोड का जब बाइट कोड कन्वर्ट होगा तो एक्चुअली आपका जो कंस्ट्रक्टर है वो इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, सो वापस से इसको ऐसे कर देते हैं जैसा हमारा ये था। सो सोर्स कोड तो एक्चुअली यही है, बट आपको एक्चुअल में दिखना चाहिए कि आपके जेबीएम को क्या मिलेगा। ओके, ओके, तो से सपोज दिस इज हम ये हमारा प्रोग्राम है और मैं बार क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, तो बताइए इसका आउटपुट क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज कीजिए और इसका आउटपुट बताइएगा। सो बताइए दोस्तों इसका आउटपुट क्या होगा अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा। सो रन करता हूं, देखिए क्या हुआ। सबसे पहले जो है ये कॉल हुआ है, ये इनिट ब्लॉक कॉल हुआ। देखिए कॉलिंग उसी तरीके से होगी कि सबसे पहले आपका जो है बार क्लास का जो है कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, बट क्योंकि इसके अंदर सुपर है तो सुपर की वजह से आपका जो है फू क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और फू के अंदर सुपर है जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। ऑब्जेक्ट क्लास के कंस्ट्रक्टर के अंदर कुछ नहीं है, सो नो प्रॉब्लम। अभी जो है सुपर स्टेटमेंट के एग्जीक्यूट होने के बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या है आपको पता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट में ये नहीं है, नेक्स्ट स्टेटमेंट एक्चुअली ये है, राइट। ये भी हमको यही मिलेगा नेक्स्ट स्टेटमेंट में। सो सबसे पहले ये इनिट ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ। अगर आप मैकेनिक्स को समझना चाहते हैं तो आप इस तरीके से समझ लीजिए, और अगर आप इसको जो है लाइक एवरीबडी एल्स जैसे जो लोग बोलते हैं कि इनिट ब्लॉक पेरेंट क्लास का इनिट ब्लॉक पहले कॉल होगा, आप ऐसा समझना चाहते हैं तो ऐसा भी समझ सकते हैं, ध्यान में रख सकते हैं। सो सबसे पहले क्या कॉल हुआ आपका 444 कॉल हुआ। ओके, इसके बाद जो है आपका कंस्ट्रक्टर का बॉडी एग्जीक्यूट होगा। सो कंस्ट्रक्टर का जब बॉडी एग्जीक्यूट हुआ तो क्या हुआ who, एंड आफ्टर दैट क्या होगा, आप यहां पर आएंगे, आपका जेवीएम का कंट्रोल यहां पर आएगा। अब यहां से क्यों गया था, क्योंकि सुपर की कॉल की वजह से गया था, तो इधर ही वापस आएगा। अब यहां पर ये स्टेटमेंट के एग्जीक्यूट होने से पहले यहां पे क्या है, इस स्टेटमेंट से पहले क्या है, ये वाली स्टेटमेंट होगी। सो यहां पे क्या होगा,
1 1 1 प्रिंट हो गया। इसके बाद ये होगा आपके कंस्ट्रक्टर के अंदर, सो 2 2 2 हो गया, एंड देन बाहर प्रिंट हुआ, एंड देन एंड ऑफ मेन। सो मैं इसको जो है डायग्राम के थ्रू रन करके नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि अभी जो है और भी काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर करने हैं। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो जैसे मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ स्टेप बाय स्टेप, आप अपने आप को उसी तरीके से समझाइए, ठीक है। और अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप अपने क्वेश्चंस मुझसे पूछ सकते हैं डायरेक्टली, ओके। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक जो है आज का वो है हमारा स्टैटिक इनिट ब्लॉक्स, आई मीन सॉरी स्टैटिक ब्लॉक्स। सो स्टैटिक ब्लॉक देखते हैं। तो चलिए देख, आपको आप जैसे कि इस प्रोग्राम के अंदर देख सकते हैं कि मैंने जो है यहाँ पर एक स्टैटिक ब्लॉक बनाया है और यहाँ पर एक स्टैटिक ब्लॉक बनाया है। सो मैं थोड़ा सा स्पेस कम कर रहा हूँ, एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि पूरा प्रोग्राम हमें एक साथ दिखाई दे एक स्क्रीन के अंदर, एक स्क्रीन पे, ओके। बताइए इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा। वीडियो को पॉज कीजिए, आंसर दीजिएगा, अपने मन में आंसर सोचिएगा, इसके बाद आगे बढ़िएगा। देखिए क्या आउटपुट है। आउटपुट है आपका सिर्फ और सिर्फ एंड ऑफ मेन, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ऐसा क्यों है? ये स्टैटिक ब्लॉक्स क्यों नहीं एग्जीक्यूट हुए? जिन लोगों ने मेरा पिछला वीडियो देखा है उन्हें पता है इसका आंसर। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपने ना तो बार क्लास को यूज किया है कहीं पे, ना तो फू क्लास को यूज किया है कहीं पे। जब आपने इन क्लासेस को यूज ही नहीं किया है तो आपको पता है ये क्लासेस JVM के अंदर लोड ही नहीं होंगी, और जब ये क्लासेस लोड ही नहीं होंगी तो आपका JVM ना तो स्टैटिक वेरिएबल्स क्रिएट करेगा, ना स्टैटिक वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करने के लिए स्टैटिक ब्लॉक्स को एग्जीक्यूट करेगा। सो इस वजह से इस प्रोग्राम का आउटपुट सिर्फ और सिर्फ एंड ऑफ मेन है, ओके। अब हम इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे अपने प्रोग्राम को। ओके, से सपोज हमने ये कर दिया, अभी क्या होगा? अभी आउटपुट क्या होगा? अभी हमारा ये स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ है, ओके। अभी क्या हुआ दोस्तों, देखिए आपका
फू क्लास का हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना है। ओके, फू क्लास का क्योंकि हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना है तो आपका जेवीएम क्या करेगा, फू क्लास को लोड करेगा। अब आपको पता है जैसी कोई क्लास लोड होती है आपका जेवीएम आपके लिए उस क्लास के अंदर कोई स्टैटिक ब्लॉक है तो उसको एग्जीक्यूट कर देता है। सो क्योंकि इस फू क्लास के अंदर हमारा ये स्टैटिक ब्लॉक है तो आपका जेवीएम इस स्टैटिक ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा और आपका आउटपुट क्या आएगा, इन स्टैटिक ब्लॉक इन क्लास फू, राइट। इसके बाद मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत अच्छे से पता होगा क्योंकि आपका फू क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हमने। सो फू क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है। अब ये कंस्ट्रक्टर के अंदर पहली स्टेटमेंट जो यहाँ पे नहीं लिखी है बट फिर भी यहाँ पे लिखी है, जो आपको दिखाई दे रही है बिकॉज यू आर इंटेलिजेंट, और वो क्या है, पहली स्टेटमेंट सुपर है, पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और दैट मीन्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्लास से है पेरेंट क्लास, ऑब्जेक्ट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। इसके बाद जो है ये इनिट ब्लॉक कॉल होगा और इसके बाद फिर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, राइट। बट दैट इज नॉट द पॉइंट, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। पॉइंट इज दिस, अभी क्या होगा, ओहो that is what you need to look at. Okay, अब मैं आपको ये आउटपुट समझाता हूँ डायग्राम के थ्रू, क्योंकि इसके अंदर एक स्टेप एक्स्ट्रा है बट मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, समझ में आ चुका होगा, क्योंकि ये हमने लास्ट क्लास में इस चीज़ को डिस्कस किया था जब हमने स्टैटिक इनिट ब्लॉक्स पढ़े थे। सो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, जब आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो आपका जेवीएम आपके लिए एक स्टैक बनाएगा, एक हीप बनाएगा और एक मेथड एरिया बनाएगा। ओके, नेक्स्ट मेन मेथड कॉल हुआ आपका। ओके, नेक्स्ट क्या होगा, आपका बार क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा। बार क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या होगा, x एंड y 0 0। ओके, इसका रेफरेंस कहाँ पे स्टोर होगा, फू के अंदर 0 1 1। विच मीन्स ये इसको रेफर कर रहा है। ओके, आई एम सॉरी एक्चुअली इट्स रॉन्ग। एक आगे जो एक्चुअली मुझे आपको बताना था ध्यान से उतर गया मेरे, आई एम सॉरी। मैं वापस से एक्सप्लेन करता हूँ, दैट इज रॉन्ग। सो ये प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर, जब आप इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या होगा, आप ओके जब आप इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो आपका जेवीएम क्या करेगा, आपके लिए एक स्टैक क्रिएट करेगा, ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने के लिए हीप क्रिएट करेगा और क्लासेस से रिलेटेड डेटा रखने के लिए एक मेथड एरिया क्रिएट करेगा। इसके बाद क्या होगा, आपका जेवीएम इस इनहेरिटेंस क्लास के मेन मेथड को कॉल करेगा। सो
ये देखिए हमने यहाँ पे मेन मेथड को कॉल कर दिया। फिर जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो ऐसा हो जाएगा, आपका जो है मेन मेथड स्टैक के अंदर आ जाएगा। अभी आप देखिए आपने अपने जेवीएम को कहा है कि बार क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाइए। अब बार क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए जेवीएम को तो जानना पड़ेगा ना कि बार क्लास क्या है, राइट? सो जेवीएम सर्च करेगा कि बार डॉट क्लास एग्जिस्ट करती है नहीं। ऑब्वियसली एग्जिस्ट करती है, हमारे सामने पड़ी हुई है, इसका डॉट क्लास फाइल पड़ा हुआ है। सो आपका जेवीएम क्या करेगा, इस बार डॉट क्लास के कोड को मेथड एरिया के अंदर लोड करेगा, ठीक है? बट लोड करते समय आपका जेवीएम देखता है कि बार क्लास एक्चुअली एक्सटेंड कर रही है फू क्लास को। तो बार क्लास को लोड करने से पहले जेवीएम के अंदर आपका जेवीएम इस क्लास की डिपेंडेंसी को लोड करेगा। सो दैट इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और ये मैंने आपको पहले भी बताया था अगर आपको याद हो, कि जेवीएम किसी भी क्लास को लोड करने से पहले उसकी डिपेंडेंसीज को लोड करता है, ठीक है? सो यहाँ पर क्या होगा कि आपका जेवीएम जो है सबसे पहले देखेगा कि बार क्लास क्योंकि आपका फू क्लास को एक्सटेंड कर रही है, तो वो फू क्लास को सबसे पहले लोड करेगा, राइट? सो फू डॉट क्लास खोजेगा और उसके बाइट कोड को जेवीएम के अंदर लोड करेगा। अभी जब वो जेवीएम के अंदर लोड करेगा तो जो चीज़ें हमने पढ़ी थी कि लाइक वो उसका मैथड टेबल क्रिएट करेगा, वो सारी चीज़ें करेगा, ठीक है? वो सब क्रिएट करने के बाद पहला काम है आपका दोस्तों, जब भी कोई क्लास लोड होती है तो आपका जेवीएम क्या करता है, वो सर्च करता है कि क्या इसके अंदर कोई स्टैटिक वेरिएबल है। अगर स्टैटिक वेरिएबल है तो उनको उसी टाइम इनिशियलाइज कर देता है और उनके लिए मेमोरी एलोकेट कर देता है और फिर इनिशियलाइज कर देता है। क्योंकि इसके अंदर कोई स्टैटिक वेरिएबल नहीं है तो कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट स्टेप में आपका जेवीएम क्या करता है, वो ये देखता है कि क्या इस क्लास के अंदर कोई स्टैटिक ब्लॉक है। अगर कोई स्टैटिक ब्लॉक है, ओके, तो वो उसको उसी टाइम एग्जीक्यूट करता है। सो इसके अंदर इसको आपके जेवीएम को एक स्टैटिक ब्लॉक मिलेगा तो वो सबसे पहले इस स्टैटिक ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर देगा। सो आपका आउटपुट क्या आएगा, इन स्टैटिक ब्लॉक इन क्लास फू, ये आउटपुट हो गया। अब जो है फू क्लास क्योंकि आपको आपकी जो है लोड हो गई है जेवीएम के अंदर, ठीक है, यानी डिपेंडेंसी लोड हो गई है, तो आपका जेवीएम जो है बार क्लास को लोड करेगा। ओके, सो से सपोज ये है एरिया जहां पे उसने आपके जेवीएम ने बार क्लास को लोड कर दिया, ठीक है? अभी जब उसने बार क्लास को लोड किया, वो इसके मेथड टेबल क्रिएट करेगा, सब कुछ करेगा, तो आपका जेवीएम बार क्लास के लिए भी वही सारे काम करेगा जो उसने फू क्लास के लिए किया। वो देखेगा कि इसके अंदर क्या कोई स्टैटिक वेरिएबल है, अगर है तो उसके लिए उसको एलोकेट करेगा, उसको इनिशियलाइज करेगा। बट अगेन यहाँ पे कोई स्टैटिक वेरिएबल नहीं है। इसके बाद वो सर्च करेगा क्या इसके अंदर कोई स्टैटिक ब्लॉक है। यस, तो यहाँ पे देखिए कि स्टैटिक ब्लॉक है, तो आपका जेवीएम क्या करेगा, इस स्टैटिक ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर देगा। जब वो इस स्टैटिक ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा तो आपका कंसोल पे क्या प्रिंट होगा, इन क्लास बार। सो आपका ये कंसोल पे आ जाएगा, कंसोल पे प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट में आइए। अब जो है क्लास पूरी तरीके से लोड हो गई है, आपका जेवीएम क्या करेगा, एक्स और वाई, तो ऑब्जेक्ट आई मीन ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा किसका, बार क्लास का, और इसके अंदर दो रेफरेंस वेरिएबल्स होंगे एक्स एंड वाई, और एक्चुअली दिस विल रेफर टू दिस, ओके, और यहाँ पे होगा 0 0, और इस मेमोरी का जो रेफरेंस है वो कहाँ पे जाएगा, फू के अंदर, ओके। इसके बाद क्या होगा, आपका जेवीएम इस बार क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। कौन से कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, जो कुछ पैरामीटर नहीं लेता है,
ओके, सो आपका ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। अब इस कंस्ट्रक्टर के अंदर पहली स्टेटमेंट क्या है? सुपर। सो बिकॉज ऑफ दिस सुपर क्या होगा? आपका फू कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। अब इसके अंदर पहली स्टेटमेंट क्या है? सुपर। बिकॉज ऑफ दैट सुपर क्या होगा? ऑब्जेक्ट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, राइट? सो ऑब्जेक्ट क्लास का जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर उसके अंदर जो कुछ बॉडी है वो एग्जीक्यूट होगा, और ये एग्जीक्यूट होने के बाद ये आपका स्टैक फ्रेम स्टैक से निकल जाएगा। वापस आपका कंट्रोल कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा। अब इसकी पहली स्टेटमेंट में क्या है? आपको पता है कि ये इनिट ब्लॉक है, राइट? सो क्या होगा? आपका आउटपुट क्या आ गया? 444। जे भी हमने इसको एग्जीक्यूट किया। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा तो आप देख सकते हैं कि मैंने आपको उसके अंदर दिखाया है आपका कंपाइलर इनिट कोड को जो है कंस्ट्रक्टर के अंदर कॉपी करता है कंस्ट्रक्टर के खुद के कोड से पहले। सो ये पहले एग्जीक्यूट हुआ, इसके बाद जो है ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। सो क्या हुआ? आपका क्या प्रिंट होगा इसके बाद? फू प्रिंट हो गया। सो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई। ओके, आपका जो जेवीएम जो है एंड ऑफ कंस्ट्रक्टर पे आएगा। सो वो इस फू को जो है इस फ्रेम को स्टैक से बाहर निकाल देगा, इसको डिस्ट्रॉय कर देगा। वापस से वो कहाँ पे आएगा? यहाँ पर आएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या मिलेगा उसको? ये इनिट ब्लॉक मिलेगा। जब ये इनिट ब्लॉक मिलेगा तो क्या प्रिंट होगा? 111 प्रिंट होगा। इसके बाद जो है ये इनिट ब्लॉक उसको मिलेगा। सो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा? 222 प्रिंट होगा, राइट? इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट में उसको ये स्टेटमेंट टाइप मिलेगी, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा? आपका बार एंड देन एंड ऑफ मी। सो इस तरीके से आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। ओके, सो दोस्तों ये हमारा डिस्कशन था आपका इनहेरिटेंस में जो है कंस्ट्रक्टर्स, इनिट ब्लॉक और स्टैटिक इनिट ब्लॉक जो है किस तरीके से जो है एग्जीक्यूट होते हैं और किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। ओके, अभी जो है आज का हमारा लास्ट जो टॉपिक है वो है हमारा रिटर्न टाइप्स इन ओवरराइडिंग। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि ओवरराइडिंग के अंदर आप किसी पेरेंट क्लास के मेथड को चाइल्ड क्लास के अंदर ओवरराइड कर सकते हैं। जब ओवरराइड करते हैं तो उसके हमने कुछ रूल्स पढ़े थे। उस रूल के अंदर जो है हमने एक रूल ये भी पढ़ा था कि चाइल्ड क्लास के अंदर जब आप पेरेंट क्लास के मेथड को ओवरराइड कर रहे होते हैं तो आपका रिटर्न टाइप हमेशा सेम होना चाहिए। बट मैंने आपको बताया था इसके अंदर एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन जावा 1.5 के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसको हम बोलते हैं कोवेरिएंट रिटर्न टाइप। जिसको हम क्या बोलते हैं? कोवेरिएंट रिटर्न टाइप। अब मैं आपको जो है कोवेरिएंट रिटर्न टाइप के बारे में बताने जा रहा हूं। ओके, सो इसको समझने के लिए हमें यहाँ पे एक और क्लास बनानी पड़ेगी।
आप देखिए यहाँ पर ये आपका जो है पेरेंट क्लास है फू, चाइल्ड क्लास है आपकी बार्ड। ओके, यहाँ पर हमने कॉल मेथड पेरेंट क्लास के अंदर बनाया हुआ है आपका, और इस मेथड को मैं ओवरराइट कर रहा हूँ। कहाँ पे ओवरराइट कर रहा हूँ? चाइल्ड क्लास के अंदर। कहाँ पे मैंने ओवरराइट किया है? चाइल्ड क्लास के अंदर। अब जाओ 1.5 से पहले आपका जो रूल था वो ये था कि अगर आप चाइल्ड क्लास के अंदर किसी मेथड को ओवरराइट करते हैं, ओके, ओवरराइट करते अगर हैं आप, अगर किसी मेथड को, अगर किसी मेथड के अंदर जो है आप किसी क्लास चाइल्ड क्लास के अंदर किसी मेथड को ओवरराइट करते हैं, तो रिटर्न टाइप मस्ट बी सेम। ये आपका जो है रूल था। बट जाओ 1.5 के अंदर एक नया कॉन्सेप्ट ऐड किया गया जिसे कहते हैं कोवेरिएंट रिटर्न टाइप, जो आपको अलाउ करता है कि आप चाइल्ड क्लास के अंदर अगर मेथड को ओवरराइट कर रहे हैं तो उसका जो रिटर्न टाइप है आप पेरेंट क्लास भी दे सकते हैं, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे क्लास ए एक्चुअली पेरेंट है और क्लास बी जो है चाइल्ड है। क्यों? क्योंकि वो एक्सटेंड कर रही है ए को, सो बी उस चाइल्ड है आपका। तो जब आप यहाँ पे कॉल मेथड को ओवरराइट कर रहे हैं चाइल्ड क्लास के अंदर, तो उसका जो रिटर्न टाइप है वो आप या तो सेम दीजिए, ठीक है, सेम मतलब सेम एज इट इज इन द पेरेंट क्लास, या तो आप उसको चाइल्ड भी दे सकते हैं। सेम दिए या चाइल्ड दीजिए, ठीक है। सो अगर इसका रिटर्न टाइप ए है तो आप यहाँ पे बी रख सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे मेथड ओवरराइट करते समय उसका रिटर्न टाइप बी कर सकते हैं, ओके। या कोई भी क्लास कर सकते हैं जो इस क्लास से इस क्लास को एक्सटेंड कर रही है, ठीक है। तो ए के जितने भी चाइल्ड्स हैं, चाइल्ड क्लासेस हैं, वो सारी की सारी यहाँ पर यूज हो सकती हैं इस कॉल मेथड को ओवरराइट करते समय चाइल्ड बार क्लास के अंदर। ये आपका कोवेरिएंट रिटर्न टाइप का कॉन्सेप्ट है, ओके। और अगर आप इसको लॉजिकली सोचेंगे तो ये बहुत ही लॉजिकल है, और एक्चुअली आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। अब रीजन मैं आपको बताता हूं कि ऐसा क्यों अलाउ किया गया है, ओके। नाउ लेट मी डू दिस, ए इक्वल टू कल हमने पढ़ा था इसके बारे में, कल हमने डिस्कस किया था कि हम जावा के अंदर ये कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, हमेशा किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर ये अलाउड होता है। और क्या है ये कि पेरेंट क्लास का रेफरेंस, पेरेंट क्लास का रेफरेंस, देखिए पेरेंट क्लास है फू, तो पेरेंट क्लास का ये जो फू रेफरेंस है, तो क्या मैंने बोला, पेरेंट क्लास के रेफरेंस के अंदर आप चाइल्ड क्लास का, दिस इज योर चाइल्ड, बार इज चाइल्ड बिकॉज इट एक्सटेंड्स फॉर, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट असाइन कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, फिर से बता रहा हूं, क्योंकि अदर वे अराउंड आप नहीं कर सकते हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप चाइल्ड क्लास के रेफरेंस को, चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को पेरेंट क्लास के रेफरेंस के अंदर असाइन कर सकते हैं। अब अगर आपको ये स्टेटमेंट समझ में आई है तो नीचे वाली स्टेटमेंट आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा, डॉट कॉल, ठीक है, फू डॉट कॉल, ओके। यहां पे मैंने इसके रेफरेंस को ए के अंदर स्टोर कर दिया, ओके। अभी जब आपका कंपाइलर इस स्टेटमेंट को कंपाइल करेगा तो क्या होगा, क्या होगा बताइए। इस स्टेटमेंट को वैलिडेट करने के लिए आपका कंपाइलर कहां जाएगा, फू किस टाइप का है, फू क्लास, फू टाइप का है, फू क्लास टाइप का है, तो फू क्लास के अंदर जाएगा। यहाँ पे देखिएगा, सर्च करेगा क्या कोई मेथड है जिसका नाम कॉल है, तो देखिएगा हाँ यार यहाँ पे एक मेथड है कॉल है जिसका नाम कॉल है, ये रहा वो मेथड, ओके। आपको दिख रहा है ये फू क्लास के अंदर कॉल मेथड, राइट।
सो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपका कंपाइलर ये भी वैलिडेट करेगा कि इसका जो रिटर्न टाइप है वो इसके अंदर असाइन किया जा सकता है नहीं, मतलब इस ए जो रेफरेंस है, जो ए क्लास का है, इसके अंदर असाइन किया जा सकता है नहीं। तो आपका कंपाइलर ने देखा हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, क्योंकि ये जो कॉल है ये खुद ही ए टाइप का रेफरेंस, इसका रिटर्न टाइप ए है, और जहां पे इसको कॉल किया गया है वहां पर वो ए टाइप के रेफरेंस के अंदर उसको असाइन किया जा रहा है। तो उसने बोला वेरी गुड, इट्स अ वैलिड स्टेटमेंट। अभी जब ये प्रोग्राम रन होगा तो क्या होगा, कल जैसा कि हमने डिस्कस किया था, हमें पता है कि यहां पर आपका JVM बिकॉज वो मेथड्स को एक्चुअल ऑब्जेक्ट के ऊपर कॉल करता है, तो आपका JVM इस मेथड को कॉल करेगा। अब जब ये इस आपका JVM इस मेथड को कॉल करेगा, और क्योंकि उसका रिटर्न टाइप बी है, बी मतलब एक चाइल्ड है, तो वो बी का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा रन टाइम पर। एक्चुअली जस्ट टू मेक इट मोर क्लियर, अगर किसी को कुछ कंफ्यूजन हो रही हो तो डजंट मैटर दिस थिंग एक्चुअली। रन टाइम पे आपका JVM किसका ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, बी का, राइट। JVM ने रिटर्न किया बी का ऑब्जेक्ट, तो क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, क्योंकि इवेंचुअली बी क्या है, बी तो आपका चाइल्ड है। और जैसा कि हमने भी थोड़ी देर पहले, 1 मिनट पहले पढ़ा कि आप चाइल्ड के रेफरेंस को, ठीक है, आप चाइल्ड के रेफरेंस को पेरेंट के अंदर कभी भी असाइन कर सकते हैं। ओके, सो दैट इज द रीजन। ओके, सो ये करने से जो है कोई भी इनकंसिस्टेंसी नहीं आएगी आपके लैंग्वेज में, और कभी भी नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि पेरेंट जो है आपका पेरेंट टाइप का अगर ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, पेरेंट क्लास के अंदर जो मेथड है वो पेरेंट टाइप का ऑब्जेक्ट अगर रिटर्न कर रहा है, ठीक है, तो उसके अंदर कोई भी चाइल्ड का रेफरेंस असाइन किया जा सकता है। सो ये बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान में रखिएगा, इसे कहते हैं कोवेरिएंट रिटर्न टाइप। अब यहाँ पे मैं एक और चीज डिस्कस करना चाहूंगा, छोटी सी चीज है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ओके, लेट्स मेक इट सिंपल अगेन। ओके, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली मैं आपको बताने क्या जा रहा हूँ, आपको ये बताने जा रहा हूँ कि जैसा मैंने भी आपको बताया कि जावा के अंदर या किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आप चाइल्ड क्लास के रेफरेंस को, ठीक है, चाइल्ड क्लास के रेफरेंस को, ठीक है, या चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को हमेशा आप पेरेंट क्लास के रेफरेंस में असाइन कर सकते हैं। बार क्या है, देखिए आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो बन रहा है किसका बन रहा है, बार का, और बार क्या है आपका, चाइल्ड, राइट। फू क्या है, पेरेंट, देखिए एक्सटेंस फू है, तो फू क्या है आपका, पेरेंट। चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को आप हमेशा पेरेंट क्लास के रेफरेंस के अंदर असाइन कर सकते हैं, बट आप अदर वे अराउंड नहीं कर सकते। मींस आप ये नहीं कर सकते जावा के अंदर, आपको ये अलाउड नहीं है। जावा के अंदर नहीं, किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर
आपको ये अलाउड नहीं होता। ओके, अब ये नहीं है, ये ऐसा जेबीएम के अंदर, आपके कंपाइलर के अंदर ऐसा रूल लिखा हुआ है कि आप ये नहीं कर सकते हैं, तो आप ये नहीं कर सकते हैं। ओके, बट अगर जेवी आपके कंपाइलर के अंदर ऐसा रूल बनाया गया है कि आपको ऐसा नहीं करना है और या ये अलाउड नहीं है, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन रहा होगा। ओके, सो हमें हमेशा इस चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा और हमेशा आपको फॉलो करना पड़ेगा। बट एट दिस पॉइंट हम ये समझ सकते हैं कि ऐसा रूल उन्होंने बनाया, तो उन्होंने क्यों बनाया। आप जो है टू व्हीलर पे ड्राइव करते हैं, आपको जो है आपकी गवर्नमेंट आपको बोलती है कि अगर आप टू व्हीलर पे ड्राइव करते हैं तो आप हेलमेट पहन के ड्राइव कीजिए, ऐसा रूल है, राइट। वो रूल है तो है, वो आपको फॉलो करना है। बट हम ये समझ सकते हैं कि ये रूल क्यों बनाया गया है। ये रूल इसलिए बनाया गया है कि अगर कुछ प्रॉब्लम होता है, अगर आपका एक्सीडेंट होता है तो आपको चोट लग सकती है, तो आपको बचाने के लिए वो रूल बनाया गया है। सिमिलरली यहां पर अगर ये रूल बनाया गया है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो आपको किसी न किसी चीज से बचाने के लिए बनाया गया होगा। हम यहां पर वो समझ सकते हैं कि वो क्या है, वो क्यों बनाया गया है। ओके, सो चलिए इस चीज को फटाफट समझ लेते हैं, इट विल नॉट टेक मच टाइम। इस चीज को समझने के लिए आप एक सेकंड के लिए, एक 5 मिनट के लिए जो है मान के चलिए कि जावा के अंदर ऐसा कोई रूल नहीं है। ओके, जावा के अंदर ऐसा कोई रूल नहीं है। अब अगर जावा के अंदर ऐसा कोई रूल नहीं होता, तो ये वैलिड स्टेटमेंट होती और आपका कंपाइलर इसको कंपाइल कर देता। अब अगर आपका ऐसा कंपाइलर कंपाइल कर देता, और यहाँ पे मुझे करने दीजिए x, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाने, ओके,